से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। तो आज हम क्लास 12th आपका जो है उसका 10th चैप्टर कराने वाले हैं होम साइंस का। क्या है चैप्टर का नाम आपका? वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारा कहूँ तो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होती है जब वो पढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट रियली में ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेट करते हुए चलता है। ठीक है, दूसरी बारी आप पढ़ेंगे, यानी कि पहली बार आप मेरी वीडियो से समझ रहे हैं, फिर दूसरी बार आप अगर कोई भी रेफरेंस बुक रीड करते हैं या फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत ईजिली रहेगा। या फिर आप जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना सकते हैं, आपके लिए और अच्छी बात होगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साल आपके क्या है, इस साल आपको डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको लिखना है, तो लिखने में तो पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स चाहिए तो हमें आना चाहिए चैप्टर के अंदर का। ठीक है, इसीलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की, क्योंकि इस साल यानी कि 12th क्लास में आपका जो डिज़ाइन है ना वो आपका न्यू जुड़ा है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था अपना कि भाई हमारे रेशे क्या होते हैं, धागे क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, काफ़ी सारे उसके प्रोसेस थे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बट इस साल हम आपका डिज़ाइन जो है वो एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन आपके इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमें रंगों यानी कि कलर के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से कलर हमें नज़र आते हैं और किस तरीके से रंगाई की जाती है कपड़ों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और आई थिंक इसके पार्ट्स बनेंगे, यानी कि आपका पार्ट नंबर 1 है। बिकॉज चैप्टर आपका लॉन्ग है तो समझाने में टाइम तो लगेगा। अगर मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी तो फिर चैप्टर अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देखें तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा डिज़ाइन। अब देखिए, आप सभी कभी भी कपड़े खरीदने जाते हैं, किसी शोरूम पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो आप लोगों को कपड़े के अंदर डिज़ाइन देखना, मतलब डिज़ाइन तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी चाहे आपका ड्रेस है, कपड़ा है, उसमें आपको कुछ भी डिज़ाइन चाहिए, या फिर कहूँ तो छोटा मोटा डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कि लेस हो या कोई बटन हो या फिर किसी तरीके से कुछ प्रिंट करके डिज़ाइन दिया हुआ हो, तो ये चीज़ें हमें चाहिए। आप बिल्कुल प्लेन कपड़ा देखना पसंद नहीं करेंगे, इनफैक्ट कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी सिंपल है या फिर वो कितना भी फैशनेबल है। सबको छोटा मोटा डिज़ाइन तो चाहिए कपड़े के अंदर। और आजकल की जो जनरेशन है उनको तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चाहिए। कहूँ तो हर चीज़ में आजकल बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं कि उसके पास ऐसा डिज़ाइन का कपड़ा है तो मेरे पास भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए जो डिज़ाइन है वो कपड़ों के अंदर डाला गया, जिससे कि जो कपड़े हैं वो क्या हो, वो अट्रैक्टिव बने, आकर्षक बने, जिससे कि लोग उसे खरीदना पसंद करें। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हुई कि डिज़ाइन बेसिकली क्यों डाला जाता है अपने कपड़ों के अंदर। अब बात करते हैं कि डिज़ाइन होता क्या है। डिज़ाइन उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और क्रियान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य है। यानी कि डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन पहले हमें कुछ नहीं पता था। पहले के टाइम पे जब कपड़े बनते थे, किस तरीके से बनते थे, ना तो कोई मशीन होती थी, जो इंसान है वो अपने हाथों से बनाता था, कोई ना कोई उसने लकड़ी का कुछ सोर्स बनाया हुआ होता था और उससे वो बनाता था। तो उस टाइम पे उस चीज़ की बहुत वैल्यू थी। लेकिन आज जब मशीनें आ गई हैं इतनी सारी, तो उन चीज़ों की वैल्यू घट गई, उनकी घट गई। तो अब लोगों को डिज़ाइन चाहिए कपड़े के अंदर। तो ये एक जो मानव है उसने योजना बनाया, पहले प्लानिंग की कि किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है और क्या क्या करना है, लोगों को किस तरीके का पसंद है डिज़ाइन, यानी कि क्या चीज़ मार्केट में ज़्यादा अच्छे से चलेगी, वो सारी चीज़ें प्लानिंग की, सोचा और फिर उस पर काम किया। तो इसी को कहते हैं हम डिज़ाइन। एक तरीके से कहूँ तो कि जो मानव ने अपने द्वारा योजना बनाई और साथ ही साथ उस पर काम किया, यानी कि एक ये मानवीय सामर्थ्य है, यानी कि जो मानव के द्वारा किया गया है। ठीक है, डिज़ाइन अब आप कपड़ा बनाने के बाद भी कर सकते हैं, कपड़ा बनने से पहले भी कर सकते हैं। उसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो देखेंगे कि आपके चैप्टर में आगे वो है या नहीं, क्योंकि अगर सारी चीज़ पहले बता दूंगी तो इंटरेस्ट ना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जो मानव जाति को किसी व्यक्तिक अथवा सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करता है। अब किसी ना किसी उसमें हमें उसकी सहायता मिलती है। बहुत लोगों को डिज़ाइन के कपड़े बहुत पसंद होते हैं, है ना। हर चीज़ की अपनी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हुई। अब हमें देखना है कि हमारे जो डिज़ाइन है वो कितने प्रकार की होते हैं। तो हमारे जो डिज़ाइन है वो
आपके दो प्रकार के होते हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि जो डिज़ाइन है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले एमसीक्यू आते थे बट अब लिखने का आता है, लेकिन लिखने में भी तो पूछा जा सकता है ना, इसीलिए तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है या फिर उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो दो प्रकार के हैं डिज़ाइन, पहला है आपका संरचनात्मक डिज़ाइन एंड दूसरा है आपका अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। ठीक है, अनुप्रयुक्त और संरचनात्मक में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक डिज़ाइन के बारे में। संरचनात्मक डिज़ाइन कैसे होते हैं? ये होते हैं कपड़े की मूल कटाई पर निर्भर करता है, यानी कि किस तरीके से कपड़ा बना है उसके ऊपर, यानी कि अभी उस पर बाहरी तौर से सजावट नहीं की गई है। डिज़ाइन के भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक तो कपड़ा बनने के बाद हो डिज़ाइन, और एक कपड़ा बनते टाइम हो डिज़ाइन कि किस तरीके का हमें रेशा चाहिए, किस तरीके से हम रेशों को जोड़ के धागों को रंग बिरंगा करके कैसे डिज़ाइन निकाल सकते हैं, इसका तो कुछ भी नहीं पता ना। हम अब काफ़ी सारे जो कपड़े बनते हैं उनमें धागे जो प्रयुक्त होते हैं उनको अलग अलग रंग का रंग के भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर कपड़े जब बन के तैयार हो जाता है पूरा पूरा वस्त्र, तो उसके ऊपर भी हम सजावट कर सकते हैं। दोनों ही तो हमारे डिज़ाइन है ना। तो उसमें से आपका जो संरचनात्मक डिज़ाइन है वो क्या है? जब तक हमारा कपड़ा बनता नहीं है उससे पहले, यानी कि कपड़े की कटाई पर ही ये पूरा का पूरा निर्भर करता है, किस तरीके से हम कपड़ा लेते हैं और किस तरीके से उसको सीलते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा संरचनात्मक डिज़ाइन। ठीक है, कपड़े को विभिन्न रूप से काटना और सीलकर पोशाक में संरचनात्मक डिज़ाइन लाया जाता है, यानी कि कपड़े को किस तरीके से हमने काटा है, किस तरीके से सीला है, उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक डिज़ाइन। जैसे कि आपका जो ए लाइन के फ्रॉक्स होते हैं, पहले काफ़ी लोग पहनते थे ए लाइन के फ्रॉक होते हैं। आप अपनी मम्मी से पूछना, अगर आपकी मम्मी को सिलाई आती होगी तो उनको पता होगा कि किस तरीके के होते हैं वो ए लाइन के। पीछे से ऐसे थोड़ा लंबा सा होता है और आगे से थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट करके होता है। ठीक है, किसी किसी को पता भी होगा। तो इसका भी तो एक डिज़ाइन है ना कि किस तरीके का डिज़ाइन है। अब बिल्कुल कुर्ती तो नहीं दे दी ना हमें कि सिंपल कुर्ती दे दी, नहीं, उसमें डिज़ाइन कर दिया कि आगे से थोड़ा सा शॉर्ट करके और ऐसे थोड़ी सी चोंच सी निकाल देते हैं उसके। मेरे को पूरा तो अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन ऐसे शॉर्ट टाइप में होता है। तो वो पूछना, या फिर आप इंटरनेट है आप चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका अनुप्रयुक्त डिज़ाइन किस तरीके के होते हैं। हाँ जी, तो जब हमारे संरचनात्मक डिज़ाइन क्या है, जब तक वस्त्र जो है उसके ऊपर बाहरी तौर से सजावट नहीं की गई है, यानी कि पहले ही उसके अंदर कुछ ना कुछ काटना कैसे है, सीलना कैसे है, किस तरीके की पोशाक बनानी है, तो उसको हमने कहा संरचनात्मक डिज़ाइन। लेकिन अब जब कपड़ा जो है वो कट पिट के सिल कर एक पोशाक बन चुका है, उसके ऊपर किस तरीके की हम सजावट करें कि लोगों को वो बेहद पसंद आए, तो उसको हम कहते हैं अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि जिस पर हम ऊपरी तौर पर सजावट करते हैं उससे बनता है हमारा अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम फैंसी बटन लगा देते हैं, लेस लगा देते हैं, काफ़ी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं उनको लगा देते हैं, है ना, स्टिच कर देते हैं, तो बड़ा प्यारा सा कपड़ा लगता है। एक बिल्कुल ही मान लीजिए एकदम गंदा सा कपड़ा दिख रहा है वो बिना किसी सजावट के, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, फिर हम उस पर थोड़ी थोड़ी लेस लगा देते हैं उसके मैचिंग की, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है कंपेरेटिवली पहले के। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि संरचनात्मक डिज़ाइन क्या है और अनुप्रयुक्त डिज़ाइन क्या है। अब बात करते हैं कि डिज़ाइन के मुख्य कारक कितने होते हैं। तो डिज़ाइन के 2 मुख्य कारक होते हैं, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है आपका सिद्धांत। और तत्व और सिद्धांत के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं भाई क्या है आगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए हैं डिज़ाइन के तत्व। ठीक है, डिज़ाइन के तत्व पढ़ने हैं हमें और फिर उसके बाद हम सिद्धांत देखेंगे कि हमारे सिद्धांत क्या होते हैं डिज़ाइन के। तो तत्व हमारे 4 प्रकार के होते हैं, आपको ये सारे प्रकार याद रखने हैं और उनके नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बीच बीच में मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं वीडियो अब आप देख रहे हैं तो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, जब आगे पढ़ूंगी तो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं आपसे, तो कमेंट में आंसर देना। ठीक है, तो डिज़ाइन के तत्व हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रंग, दूसरा होता है रेखा, तीसरा होता है बुनावट एंड चौथा है हमारा आकृति या फिर आकार। ठीक है, ये 4 होते हैं, आप सभी को इनके नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले हम रंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये भी तो एक कलर ही है। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमें कलर दिखता है, ज़्यादा डीप में नहीं, ये आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में।
15th चैप्टर होता है आई थिंक साइंस में, 10th का, हाँ, उसमें आपने पढ़ा होगा प्रिज्म होता है, ठीक है। हिंदी में मेरे को नाम नहीं पता है क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ रखा है, तो मैं आपको थोड़ा करूँगी कि किस तरीके से समझाऊँ हिंदी में भी, दोनों मीडियम के लिए, ताकि सही रहे, ठीक है। तो अब देखते हैं रंग के बारे में कि रंग क्या होता है। तो जब हमें ये पढ़ना है कि जो रंग है वो वस्त्रों पर कैसा प्रभाव डालते हैं, यानी कि हम रंगों का चुनाव किस, उस पर निर्भर करके हम चुनते हैं रंगों को। तो एक तो व्यक्ति की पसंद हो सकती है कि किसी को भाई ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है, फेवरेट होता है, किसी का पिंक कलर फेवरेट होता है, तो वो उसी कलर के कपड़े खरीदना पसंद करता है ना। दूसरा, बहुत से जो बड़े लोग होते हैं वो मौसम को देखते हैं, हमारे क्लाइमेट को देखते हैं कि किस तरीके का हमारा मौसम रहेगा, कि हमें सर्दियों में कौन से कपड़े पहनने, किस कलर के, गर्मियों में किस कलर के पहनने। कहते हैं ना कि ये कलर पहनोगे, हल्का कलर पहनोगे तो इसमें तुम्हें गर्मी जो है वो कम लगेगी, और अगर तुम डार्क कलर पहनोगे तो तुम्हें गर्मी ज़्यादा लगेगी। ऐसा कभी सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो, ठीक है। अभी आगे और भी हमारे हैं, अभी तो 2 ही हुए थे, हाँ, और हमारे आ गए हैं। आप किसी ओकेजन के लिए कलर डिसाइड करते हैं, यानी कि समारोह से कोई कोई थीम रखते हैं ना हम, कि हमें पूरा, जैसे कि आजकल रखने लग गए हैं पार्टीज़ का थीम कि ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, या फिर गर्ल्स रेड पहनेंगी और बॉयज़ वाइट पहनेंगे, इस तरीके से थीम रखा जाता है ना। तो वो भी डिसाइड करते हैं, या फिर हम कैसे, लोगों की भावनाओं से, काफ़ी लोगों की भावनाओं, यानी कि उनकी जो फीलिंग्स है उनके थ्रू पहन, जो मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग फीलिंग्स आती रहती हैं कि हमें रेड कलर पहनना है, हम बोल देते हैं ना कि रेड कलर जो है वो लव का कलर है, तो इस तरीके से रिलेट करते हुए चलते जाओ। हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली भी काफ़ी लोग जो अपने कपड़े हैं वो पहनना पसंद करते हैं कलर्स को डिसाइड करके, ठीक है। उसके बाद आपका संस्कृति, हमारी परंपरा हो गई, हमारी संस्कृति हो गई, जैसे कि इंडियन वेडिंग्स में क्या होता है, ज़्यादातर रेड कलर का जो ब्राइड है वो रेड कलर की ड्रेस पहनती है ना, क्रिश्चियन में वाइट कलर की पहनती है, ठीक है, इसी तरीके से। और फिर हमारा हो गया जलवायु, एंड हमारा हो गया फैशन। फैशन के अकॉर्डिंगली भी काफ़ी आपने देखा होगा, गर्ल्स का तो काफ़ी होता है कि जो मार्केट में नया कलर आया है या फिर जो ट्रेंडिंग है काफ़ी, उसी को लेना बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ टाइप्स थे जिस पर हम डिपेंडेंट हैं कि हम किस तरीके के कलर जो है वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ से टाइप्स भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कलर की, कलर होता क्या है। हाँ जी, तो कलर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, रंग को प्रकाश के किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर परिवर्तित होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य प्रकाश किरणों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुभूति है। जब हम कोई रंग देखते हैं तब प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल से टकराती हैं, ठीक है। हम कोई भी कलर देखते हैं, वो कलर किस तरीके से बनता है हमें ये पढ़ना है, लेकिन बहुत शॉर्ट सा है, बहुत थोड़ा सा, ये नहीं कि हर कलर देखेंगे, नहीं। इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ, ठीक है। क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगी आपको कि हमारे पास बेसिकली कितने कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर्स होते हैं, यानी कि रेनबो में भी 7 होते हैं, है ना, 7 कलर होते हैं। जब वे सनलाइट से टकराते हैं एंड रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि परिवर्तन लेते हैं, तो वो कैसे, यानी कि 7 के 7 कलर जब परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे टकरा के जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे एक ऐसे प्रिज्म है, ठीक है, ये 7 कलर से टकराए और वो परिवर्तित हो गए, तो वो से सातों के सातों कलर मिलकर बनेंगे वाइट, ठीक है। अगर सातों के सातों कलर टकरा जाते हैं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा वाइट। लेकिन अगर सातों के सातों कलर अगर टकराकर भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, यानी कि टकराकर भी वो परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उसका कलर हमें कैसा दिखाई देगा, उसका कलर हमें दिखाई देगा ब्लैक, यानी कि काला। यहाँ से बात क्लियर हुई। अभी डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है, आंखों की तंत्रिकाओं की कोशिका उत्तेजित होती है और मस्तिष्क को संदेश भेजती है, इसी कारण हम रंग देख पाते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें परिवर्तित होती हैं तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। परंतु जब कोई भी किरण परिवर्तित नहीं होती है तब वस्तु कैसी दिखती है, तब वस्तु दिखती है काली, यानी कि ब्लैक। अब इसको समझते हैं फटाफट से एक डायग्राम के थ्रू ताकि आपको क्लियर हो जाए।
देखिए यहाँ पे आपको एक ये प्रिज्म दिख रहा है। प्रिज्म क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल की शेप का है ना, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको 7 कलर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका वॉयलेट है, फिर आपका ब्लू है, फिर आपका ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है एंड रेड है। आपको यहाँ पे एक कलर मिसिंग होगा, इंडिगो नहीं दिखाया हुआ है। यहाँ पे 6 ही कलर है, 2 4 6, हाँ एक और कलर होगा यहाँ पे। वॉयलेट के बाद आपका इंडिगो आता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है अभी। ध्यान आपको क्या देना है, जब ये सातों के सातों कलर रिफ्लेक्ट होते हैं इस प्रिज्म के थ्रू, रिफ्लेक्ट यानी कि परिवर्तित होते हैं इस प्रिज्म के थ्रू, तो वो क्या लाइट हमें दिखती है, क्या कलर हमें दिखता है? हमें दिखता है वाइट कलर, सफ़ेद रंग जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। लेकिन अगर ये जो सातों के सातों कलर हैं अगर ये परिवर्तित नहीं होते हैं प्रिज्म से टकराने के बाद, तो ये कैसे दिखेंगे हमें? ये दिखेंगे हमें ब्लैक कलर के। और अगर आपका रेड कलर जो है, आपका रेड कलर जो है वो ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, यानी कि टकराने के बाद सबसे ज़्यादा जो किरणें हैं वो रेड कलर की निकलती हैं, तो आपको कैसा कलर दिखेगा? आपको दिखेगा रेड। तो यहाँ से ही बात क्लियर हो गई होगी। ये जो कलर्स का फंडा था, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सातों के सातों कलर टकरा कर जब रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वो हमें दिखेगा वाइट, यानी कि जब परिवर्तित हो जाएंगे तो हमें कैसा दिखेगा? वाइट, सफ़ेद। और अगर सातों के सातों कलर टकराकर भी परिवर्तित नहीं होते हैं तो वो हमें कैसा दिखेगा? काला, यानी कि ब्लैक। यहाँ से बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। आगे बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसके बाद है हमारा प्रकाश एक प्रकार का की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है। जो प्रकाश है वो एक प्रकार का क्या है? विकिरण ऊर्जा है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम का एक अंग है। जिसको स्पेक्ट्रम का पता है यानी कि वर्णक्रम का पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। सूर्य का प्रकाश विकिरण ऊर्जा है जो प्रकाश तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब सनलाइट पड़ती है और प्रिज्म के थ्रू जो ये कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि वो परिवर्तित होते हैं टकराने के बाद, तो हमें किस तरीके के कलर जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद है आपका, जब प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो प्रकर्णीय की पश्चात 7 रंगों में विभाजित होता है। क्या है भाई? जब हमने देखा है हमारी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब हल्की हल्की सी प्यारी प्यारी सी धूप निकल जाती है तो कहीं कहीं जो रेनबो है वो देखने को मिलता है ना। रेनबो हमें देखने को मिलता है, बड़ा प्यारा दिखता है, बहुत सुंदर उसका नज़ारा होता है। तो वो क्यों दिखता है? उस पर सनलाइट जो है वो पड़ी है। बारिश की बूंदें कैसी हैं? ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो एक प्रिज्म का काम कर रही हैं। उस पर जब सनलाइट पड़ी और उन्होंने कलर्स रिफ्लेक्ट किए तो हमें क्या दिखता है? हमें एक रेनबो जो है वो दिखता है, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर हुई। उसके बाद है रंगों के इस समूह को वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये जो 7 रंगों का समूह है, 7 रंगों का जो ये समूह है, कौन कौन से रंग है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। और सॉरी, एक ओ है ना, और से ऑरेंज होगा, हाँ ऑरेंज। ये नारंगी, ऑरेंज यानी कि नारंगी होता है। इनको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम को संक्षिप्त रूप में वेबग्योर भी कहते हैं, यानी कि VIBGYOR, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर आप अगर इस वर्ड को डालते हैं तो काफ़ी जो अट्रैक्टिव है आपका आंसर बनेगा और टीचर को काफ़ी पसंद आएगा। वो इस वर्ड को देखेगी ना, जैसे कि हमें सारा आंसर हिंदी में लिखा है लेकिन एक वर्ड हमने ऐसे इंग्लिश में लिख दिया कैपिटल राइटिंग में, तो वो थोड़ा सा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, पता चलेगा टीचर को कि हाँ बच्चे को इसके बारे में पता है, ठीक है। ये 7 रंग मैंने जैसे कि आपको बताया, वॉयलेट होगा यानी कि बैंगनी, इंडिगो होगा यानी कि आसमानी बोलते हैं जिसको, स्काई ब्लू कलर टाइप होता है, और आपका नीला होगा, हरा होगा, पीला होगा, नारंगी तथा लाल, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में इन 7 रंगों के अतिरिक्त पराबैंगनी और अवरक्त किरणें भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अपना 9th पॉइंट क्या है? शांत प्रभाव वाले कलर। शांत प्रभाव वाले कलर कैसे होते हैं इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो शांत प्रभाव वाले कलर वो होते हैं जो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश किरणों का समूह होता है, यानी कि जिसमें से कम तरंग निकलते हैं, यानी कि शांत एक तरीके से कहूँ तो काफ़ी ऐसे चटकीले टाइप नहीं होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना
काफ़ी ऐसे नहीं होते चमकदार, ऐसे कलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनके समूह को हम क्या बोलते हैं, शांत प्रभाव वाले कलर बोलते हैं, यानी कि रंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हरा, नीला और बैंगनी। उसके बाद आपका उत्तेजित प्रभाव वाले रंग हैं, वे रंग होते हैं जो अधिक तरंग, यानी कि इसमें तरंग जो है वो अधिक होती है, उसमें कम थी इसमें अधिक है। इस समूह को हम उत्तेजित प्रभाव वाले कलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लाल, नारंगी एंड पीला, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम अपने आगे क्या है। अब यहाँ पे आपको ना एक रंग चक्र दिखेगा। ये मुंसेल रंग चक्र के अनुसार हमारे जो रंग हैं वो 3 रूप में विभाजित किए गए हैं। 3 रूप में इनका बंटवारा जो है वो कर दिया गया है। अब किस तरीके से है, पहला है आपका ह्यू, दूसरा है आपका मान, तीसरा है आपका तीव्रता, या फिर इसको हम क्रोमा भी बोलते हैं। तो जो आपका मान है ना, उसके 2 पार्ट्स और हैं, क्या है, रंगत और आभा। काफ़ी इजी है, अभी बताती हूँ नीचे कि जो ह्यू है वो क्या होता है, मान क्या होता है, रंगत और आभा क्या होता है, और तीव्रता या फिर क्रोमा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ह्यू के बारे में। ह्यू क्या होते हैं, ह्यू जैसे कि हमारे जो सामान्य कलर होते हैं, सामान्य मतलब कि सारे कलर, जैसे कि हम बोलते हैं लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, गुलाबी हो गया, इन सभी सामान्य रंगों को हम क्या बोलेंगे, ह्यू बोलेंगे, ठीक है। चक्र के अनुसार इसको ह्यू बोलते हैं। वैसे तो हम इनको कलर्स बोलते हैं, बट इनको एक कहते हैं ना पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपका जो ये सबसे पहला है वो क्या है, ह्यू है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यू, मान तथा तीव्रता या क्रोमा के बारे में संक्षिप्त में बताइए, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन कीजिए पूरा का पूरा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका मान। मान क्या होता है, जो रंग का हल्कापन या गहरापन बताता है, यानी कि कलर कितना हल्का है या फिर कलर कितना गहरा है, इसके बारे में जो बताता है उसको हम मान कहते हैं। एक तरीके से इसका अगर आपको याद करने की ट्रिक बताऊं तो, जैसे कि मेजरमेंट होता है, वो बताता है मेजरमेंट कि क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है। तो मेजरमेंट को हम हिंदी में मान ही तो बोलते हैं, मान। तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, मान। उसके बाद है किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाकर उसे हल्का किया जा सकता है। अब हमने कभी पेंटिंग की है, हम सभी ने की है, बचपन में की है या बड़े होकर भी काफ़ी लोगों का शौक होता है। तो हमें कोई कोई कलर जो है काफ़ी डार्क हो जाता है हमारी पेंटिंग में, लेकिन हमें वो हल्का चाहिए। तो हमारे पास उसके सेम शेड का, यानी कि उसका जो शेड है, जैसे कि आपका ग्रीन कलर है, ठीक है, आपको लाइट ग्रीन चाहिए बट आपके पास तो डार्क ग्रीन है, आप कैसे उसको हल्का बनाएंगे, उसमें आप थोड़ा सा वाइट कलर मिला देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, वो आपका लाइट ग्रीन यानी कि हल्का हरा जो है बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आभा। जो आपने पढ़ा था कि मान के 2 प्रकार हैं, पहला क्या है, आभा, दूसरा है रंगत। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जब हम किसी रंग को उसको हल्का करना चाहते हो तो उसमें जब हम सफ़ेद रंग मिला दें तो उसको हम बोलते हैं आभा। फिर आपका रंगत है, अब किसी कलर को हमें डार्क करना है तो उसको क्या करें, अगर हम किसी रंग को गाढ़ा या फिर डार्क करना चाहते हैं तो उसमें हम काला रंग मिला देंगे। काला रंग मिलते ही वो अपने आप से डार्क हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं रंगत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप रेड कलर में अगर ब्लैक मिलाते हैं तो आपका हल्का सा ब्लैक मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं, तो आपका कैसा बनेगा, आपका थोड़ा महरून ब्राउनिश टाइप में बन जाएगा वो कलर, ठीक है। और यहाँ पे कहा है एग्जाम्पल, जैसे कि गुलाबी और महरून लाल रंग के 2 मान हैं। अब गुलाबी और महरून यानी कि हल्कापन और गाढ़ापन बता रहे हैं ना यहाँ पे, जो गुलाबी है वो भी और जो महरून लाल है वो भी, लेकिन है तो वो दोनों रेड कलर की शेड ही ना। गुलाबी में हमने थोड़ा सा वाइट मिलाया तो वो कैसा सा बन गया, वो बन गया हमारा गुलाबी कलर का, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर होती है। अब देखेंगे तीव्रता या फिर क्रोमा। अब तीव्रता या फिर क्रोमा क्या है, अभी तक हमने देखा कि ह्यू क्या होता है यानी कि सामान्य रंग, और आपके मान क्या होते हैं यानी कि हल्कापन दिखाना या फिर गाढ़ापन बताता है, जो उसको हम मान बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने आभा और रंगत पढ़ा। अब हमें पढ़ना है तीव्रता या फिर क्रोमा। अब हमने इतना सब पढ़ा कि किस तरीके से हल्का गाढ़ा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अब उसमें मंदता है या फिर उसमें ब्राइटनेस है यानी कि चमक है। तो यह रंग की मंदता या फिर चमक को बताता है, ठीक है। जो तीव्रता होता है या फिर हम उसको क्रोमा बोलते हैं, तो वो क्या बताता है, वो रंग की मंदता या फिर चमक को बताता है, ठीक है, यानी कि ब्राइटनेस कितनी है। जैसे गुलाब का लाल यानी कि गुलाब का गुलाबी कलर, रोज का जो रेड कलर होता है, ठीक है, उसका कलर कैसा सा होता है। और जो आपका रक्त यानी कि खून का जो आपका रेड कलर होता है वो कैसा सा होता है। और आपका टमाटर का भी रेड कलर होता है।
अलग अलग टाइप के कलर्स है ना, आपके एक ही शेड के अलग अलग टाइप के कलर्स हैं, है ना, अलग अलग उसकी शेड्स निकल के आ रही हैं। जैसे कि रेड है तो उसके अलग अलग तरीके के आपको कलर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि जो आपका तीव्रता है और आपका, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रोमा, वो क्या होता है। तो यहाँ से तीनों चीज़ क्लियर है। अब बात करेंगे इसके चक्र के अनुसार क्या किया गया है, इनको और भी 3 भागों में विभाजित कर दिया है रंगों को। किन 3 भागों में? प्राथमिक, द्वितीयक और आपका तृतीयक। अब आपका प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है और आपका तृतीयक क्या होता है, वो हमें नीचे पढ़ना है। तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से कि ये आखिरकार है क्या। देखिए यहाँ पे आपका जो प्राथमिक है, सबसे पहले हमें प्राथमिक पढ़ना है। ये क्या है, ये मूल रंग होते हैं जो किसी अन्य रंग को मिलाने से नहीं बनते। यानी कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि हम अगर उनको जैसे कि वो नेचुरल है, उनमें अगर हम कुछ और मिलाएंगे तो वो अलग कलर बन सकते हैं, लेकिन हम किसी और रंगों को मिलाकर इन रंगों को नहीं बना सकते। समझ में बात आ रही है? ये ऐसे मूल रंग होते हैं जो कि हम अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बनेंगे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारा लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला, ठीक है। फिर आपका द्वितीयक आता है। द्वितीयक क्या है? जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 थे आपके प्राथमिक, लाल, पीला, नीला। अब अगर हम इन्हें सामान्य मात्रा में मिलाते हैं, इक्वल वैल्यू में मिलाते हैं, तो जो हमारा रंग बनेगा उसको हम कहेंगे द्वितीयक रंग, ठीक है। क्या है, अगर हम नीला और पीला मिलाते हैं तो हमारा हरा बन जाता है। काफ़ी बार क्या होता था बचपन में कि हमारे पास कलर्स में, कलर किट में से कलर जो है वो ख़त्म हो जाते थे, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे कि ऐसा करो, जो येलो है और जो ब्लू है, या फिर किसी का बड़ा भाई है या छोटा भाई है, जो येलो है और ब्लू है उसको मिला दो, और आपको क्या कलर मिलेगा? आपको कलर मिलेगा हरा, यानी कि ग्रीन कलर मिलेगा, है ना। ऐसा होता था ना कि कलर ख़त्म है और स्कूल का प्रोजेक्ट हमें सबमिट करना है, फिर एकदम से कैसे शॉप से लाएं, तो ऐसा ही करना पड़ता था कि येलो और ब्लू को मिला दिया तो क्या बन गया, हमारे पास ग्रीन कलर बन गया, जिससे कि हम जो ट्री है उसको पेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जो नीला और लाल रंग है उसको मिलाने से आपका बैंगनी कलर बनता है, जिसको कोई कोई वॉयलेट बोलता है, कोई इसको पर्पल बोलता है। उसके बाद आपका लाल और पीला, अगर हम लाल और पीले को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? नारंगी। लेकिन यहाँ पे एक खासियत है कि इन रंगों को सामान्य मात्रा में मिलाना है, कोई भी रंग ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन रंगों को हम सामान्य मात्रा में मिलाते हैं, प्राथमिक रंगों को, 2 प्राथमिक रंगों को सामान्य मात्रा में मिलाने से जो रंग बनता है वो हमें क्या होता है, वो हमें क्या देता है, वो हमें बोलते हैं हम उसको द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक। उसके बाद आपका तृतीयक आता है। तृतीयक क्या होता है, ये पढ़ने के बाद फिर एक छोटा सा और है रंग चक्र, वो पूरा का पूरा आपको दिखाया हुआ है, वो दिखाऊंगी, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वरना आप सभी बोर हो जाओगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। तो तृतीयक आपका क्या है? जब 2 रंग, यानी कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, अभी तक हमने प्राथमिक और द्वितीयक पढ़ा, तो अब ये दोनों रंग, यानी कि एक प्राथमिक का हो और एक द्वितीयक का हो, को सामान्य मात्रा में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? हमारा बनता है तृतीयक रंग, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो प्राथमिक था उसका लाल ले लिया और जो आपका द्वितीयक था उसका नारंगी ले लिया। नारंगी कैसे बना था? लाल और पीले को मिक्स करके। तो अब लाल प्लस नारंगी हमारा क्या हो जाएगा? लाल नारंगी बन जाएगा, ठीक है। नारंगी ऑरेंज टाइप होता है, ऑरेंज सा कलर होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। तृतीयक क्या होता है? जब एक प्राथमिक हो और एक द्वितीयक हो और दोनों को सामान्य मात्रा में मिलाया गया हो तो वो कलर होता है हमारा तृतीयक, ठीक है। जैसे कि लाल और बैंगनी, तो ये बन जाएगा लाल बैंगनी। अगर पीला और हरा है तो ये बन जाएगा पीला हरा। अगर पीला और नारंगी है तो ये बन जाएगा पीला नारंगी, ठीक है। इस तरीके से ये और एग्जाम्पल है। उसके बाद हम जल्दी से एक चक्र देख लेते हैं अपना। हाँ जी, आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, इसको छोटा कर देती हूँ, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? हाँ। तो यहाँ पे आपको कैसे पहचानना है? देखिए, हमें सभी कलर्स के बारे में पता है कि हमारे प्राथमिक की श्रेणी में कौन है, द्वितीयक की में कौन है और तृतीयक की में कौन है। तो हमारा जो लाल है, नीला है और पीला है, ये क्या है? हमारे प्राथमिक है ना। लाल
नीला और पीला ये क्या है, हमारे प्राथमिक रंग है, यानी कि मूल रंग है जो कि अगर हम अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बन सकते। ठीक है, फिर हमारे द्वितीयक कलर कौन से आते हैं, जब हम दो प्राथमिक रंगों को सामान्य मात्रा में मिलाते हैं तो उनको हम बोलते हैं द्वितीयक कलर। तो आपका हरा हो गया, नारंगी हो गया और आपका बैंगनी हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए द्वितीयक। उसके बाद आपका है कौन सा, तृतीयक, यानी कि एक प्राथमिक हो एक द्वितीयक हो, दोनों को सामान्य मात्रा में मिलाया जाए तो तीसरा हमें क्या मिलेगा, तृतीयक मिलेगा। जैसे कि आपका नीला बैंगनी हो गया, आपका नीला हरा हो गया, पीला हरा हो गया, पीला नारंगी हो गया, लाल नारंगी हो गया, लाल बैंगनी हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए। तो यहाँ से ये क्लियर है, आपको ये डायग्राम देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, कि आपको दे दिया जाए डायग्राम और चार जो पार्ट है वो खाली छोड़ दिए जाए। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कलर है, तो आपको वो फिल करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर आपसे अगर क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है और उसमें अगर आप ये डायग्राम बना के आते हैं तो टीचर आपसे काफ़ी जो इम्प्रेस है वो हो जाएगी और आपका जो आंसर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चक्र है और पूरा आपका जो चैप्टर था हाफ, जहाँ तक हमने किया है, टेबल तक किया है, आगे हमें पढ़ने हैं चक्र के बारे में और शेड्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चैप्टर अगर समझ में आ गया हो तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि चैप्टर समझ में आ गया है जहाँ तक पढ़ा है। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब तो गला दुख चुका है मेरा पूरा का पूरा, तो फटाफट से इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि वो भी देख सकें। जैसा कि आप सभी को पता है टर्म 2 के आपके सैम्पल पेपर रिलीज हो गए हैं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसीलिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दो अपने एग्जाम्स की। और साथ ही साथ अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारे जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और साथ ही साथ एक छोटा सा काम और करना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है यूनिक क्लासेस के नाम से, कृपया करके उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार हमारी जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब वो आलसपन में नहीं देता है, नोटिफिकेशन देना भूल जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 3 वीडियो से ज़्यादा वीडियो डल जाती है तो यूट्यूब नहीं देगा। इसलिए आपको टेलीग्राम से फटाफट से नोटिफिकेशन और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए वो आपको मिल जाती है। तो आपको लिंक कहाँ पे गिवन होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने होम साइंस का चैप्टर नंबर 21 नहीं किया है, संचार और विस्तार वाले आपका जो यूनिट है उससे, तो उसे भी जाके कर सकते हैं। मैंने 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा दिया है चैप्टर। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।